हमारे आसपास हर वक्त हर एक सेकंड न जाने कितने अनदेखे बदलाव हो रहे हैं। लोहे में जंग लगने से लेकर हमारे शरीर में खाना पचने तक या फिर किसी खूबसूरत आतिशबाजी तक, ये सब कोई जादू नहीं बल्कि केमिस्ट्री का कमाल है। चलिए इस विश्लेषण में हम इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और इनके सटीक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। तो इस चर्चा की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की भाषा समझेंगे, फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके देखेंगे। इसके बाद आएगा जुड़ना और टूटना, फिर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की कला, और आखिर में हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं की पेचीदगियों को गहराई से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, रसायन विज्ञान की भाषा, यानी इनका कोड आखिर कैसे लिखा जाता है। अब एक केमिकल इक्वेशन क्या है? ध्यान दीजिए, ये इस विज्ञान की अपनी वर्णमाला है। जब कुछ पदार्थ, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पूरी कहानी को एक छोटी और सटीक लाइन में लिखने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन है। बिल्कुल एक शॉर्टहैंड की तरह, जिससे लंबी बात छोटे में समझ आ जाए। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड का एक बड़ा सख्त नियम लागू होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ बैलेंस होना जरूरी है। यह बिल्कुल किसी अकाउंटिंग लेजर को बैलेंस करने जैसा है। रिएक्शन से पहले और बाद में हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या एकदम बराबर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, इस दुनिया में कुछ भी अचानक गायब या प्रकट नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे, इसके भौतिक प्रमाण क्या हैं। क्योंकि कोई भी केमिकल बदलाव चुपके से नहीं होता, वो अपने निशान जरूर छोड़ता है। जैसे, क्या कोई बिल्कुल नया पदार्थ बना, क्या रंग बदल गया, या फिर कोई गैस निकल रही है। इसके अलावा तापमान में बदलाव, किसी ठोस प्रेसिपिटेट का बनना, फिजिकल स्टेट का बदल जाना या एनर्जी में चेंज आना, ये सब इस बात के पक्के सबूत है कि वहाँ वाकई कोई रिएक्शन हुई है। और हाँ, अक्सर इस बदलाव को पलटा नहीं जा सकता। इसका एक शानदार उदाहरण देखते हैं। जब रंगहीन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है, तो तुरंत एक चमकदार पीला ठोस पदार्थ बन जाता है। इसे ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। एकदम नए रंग और ठोस पदार्थ का बनना, ये किसी केमिकल रिएक्शन का एक बेहतरीन प्रमाण है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अक्सर लैब में प्रयोग शुरू करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंडपेपर से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? सोचने वाली बात है, क्या जरूरत है इसकी? असल में होता क्या है कि मैग्नीशियम एक बेहद रिएक्टिव धातु है। हवा में खुला छोड़ने पर ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। यानी असली एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही वहाँ एक रिएक्शन हो चुकी होती है। इसीलिए प्योर मेटल को जलाने से पहले उस पुरानी ऑक्साइड लेयर को हटाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहाँ हम इन रिएक्शंस के व्यवहार को कैटेगराइज करेंगे, यानी पदार्थों का जुड़ना और टूटना। ये केमिस्ट्री का एकदम बेसिक अलजेब्रा है। एक तरफ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां ए और बी मिलकर एक नया मॉलिक्यूल AB बनाते हैं, और ठीक इसके उलट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला पदार्थ AB टूटकर वापस A और B में बट जाता है। एक में चीजें जुड़ रही हैं तो दूसरे में बिखर रही हैं। लेकिन कोई भी पदार्थ अचानक क्यों टूटेगा? टूटने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए होती है। ठीक, ये एनर्जी 3 तरीकों से मिल सकती है। गर्मी यानी हीट से, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, बिजली से यानी इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर सीधे धूप से, जिसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक सीधा उदाहरण देखते हैं। जब हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है, तो उनके अंदर फंसा हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और पीछे क्या बचता है? एक सफेद पाउडर। गर्मी ने लिटरली यहाँ अणुओं को तोड़कर अलग कर दिया। और धूप की ताकत देखिए, सिर्फ सूरज की किरणों में इतनी एनर्जी होती है कि जब सफेद सिल्वर क्लोराइड को रोशनी में रखा जाता है, तो वो टूटकर सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में अलग हो जाता है, जिससे उसका रंग ग्रे हो जाता है। वही पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला प्रिंसिपल। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की कला, जहां चीजें अपनी जगह बदलती हैं। इसे समझने के लिए एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स देखते हैं। पहले लोहे की कीलें लेते हैं
और उन्हें कॉपर सल्फेट के सुंदर नीले घोल में लगभग 20 मिनट के लिए डुबो देते हैं। जब वे बाहर आती हैं तो नतीजा वाकई हैरान करने वाला होता है। होता क्या है कि लोहा तांबे यानी कॉपर के मुकाबले कहीं ज्यादा रिएक्टिव होता है, थोड़ा ज्यादा ताकतवर समझ लीजिए। तो लोहा जबरदस्ती तांबे को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल फेंकता है और उसकी जगह खुद फिट हो जाता है। इस वजह से उस घोल का नीला रंग हल्का हरा हो जाता है और कील पर तांबे की एक भूरी परत जम जाती है। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और कभी-कभी दोनों कंपाउंड्स आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे ही सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, वे तुरंत अपने पार्टनर बदल लेते हैं। नतीजे के तौर पर बेरियम सल्फेट नामक एक बिल्कुल नया इनसॉल्युबल सफेद प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में बन जाता है। आखिर में 5वें और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाओं को समझना। इन दो टर्म्स को ध्यान से समझना जरूरी है। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या टेक्निकल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉनों का खोना। दूसरी तरफ रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना या फिर इलेक्ट्रॉनों का मिलना। ये ग्राफिक एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को साफ करता है। कोई भी चीज अपना इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं खो सकती जब तक वहां उसे लेने वाला कोई और मौजूद ना हो। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ चलते हैं, एक का नुकसान दूसरे का फायदा। इसी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर हम इसे शॉर्ट में रेडॉक्स कहते हैं। अब ये सब महज किताबी बातें नहीं है, हमारी हर एक सांस असल में एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे शरीर का ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी वो ऑक्सीडाइज होता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो ढेर सारी एनर्जी पैदा करती है, वही एनर्जी जिससे हम जिंदा हैं। सच कहें तो हम सब चलती फिरती केमिकल मशीनें ही तो हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? एक ऐसी बात जिसने हमेशा सोचने पे मजबूर किया है। हमने देखा कि रासायनिक समीकरणों में द्रव्यमान हमेशा कंजर्व्ड रहता है। परमाणु कभी खत्म नहीं होते, ना ही नए बनते हैं, वे बस अपना रूप बदलते हैं। अगर ब्रह्मांड का कोई भी कण कभी सच में नष्ट नहीं होता, तो जरा सोचिए, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा, हमारे आसपास की हर एक चीज अरबों साल पहले किसी न किसी तारे के अंदर बनी थी। केमिस्ट्री के ये नियम सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व की कहानी है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।